यही चीजें ही हैं। लेकिन फिर उन्होंने इस चीज पे भी गौर किया कि लोग जो हैं डेफिनेटली अगर हम एक हार्पिक नाम का प्रोडक्ट लाते हैं, हम उसकी बॉटल लाते हैं, उसकी बॉटल क्वालिटी, फिर उसका उसके ऊपर जो लेबल है वो सब कुछ, और क्या लोग इसको लेंगे या नहीं लेंगे। अगर हम एक अच्छी क्वालिटी में लाएंगे, फिनाइल की बोतलें अगर आप देखें तो वो बोतलें कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं, वो बहुत आम सी क्वालिटी की होती हैं। उनका जो वो बॉटल का जो आपका ढक्कन है वो भी आम सा होता है। लेकिन अगर आप हार्पिक की बॉटल का देखें तो जो बॉटल का टेक्सचर है वो भी काफी अच्छा है, और आप उसका वो जो ऊपर वाला जो जहाँ से वो निकलता है कैप वाला जो हिस्सा है, वो कैप भी बहुत आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और उसका डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज है। तो ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि हम फिनाइल या तेजाब की जो बॉटल्स हैं, एसिड बॉटल्स हैं, हम उससे इसका डिजाइन किस तरह से डिफरेंट करें। उन्होंने डिजाइन भी अलग किया थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर वो नेक पोर्शन देखें बॉटल का तो वो थोड़ा सा आपको चेंज मिलता है, सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा चेंज है। तो उसी तरह से उन्होंने क्वालिटी भी दिया। पॉइंट ये था कि इसके प्राइस का क्या होगा, क्या लोग वो खरीदेंगे। ऑब्वियसली जब नया नया हार्पिक आया था, उन्होंने हाउएवर इसको बड़ा अपने तौर पर एडवर्टाइज भी किया, सब कुछ किया कि ये चमक जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है, पर लोगों ने उसको खरीदने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उसके मुकाबले में फिनाइल और तेजाब जो है वो बहुत सस्ता होता है। लेकिन हार्पिक उनको उस हिसाब से बजट पर महंगा पड़ रहा था। फिर आपको याद होगा कि उसके फौरन बाद एक एड आई जिसमें जो वो दो खवातीन हैं वो ग्रोसरी करते हुए आपस में ये डिस्कशन कर रही होती हैं कि इतना सारा जो है फिनाइल तुम कितनी, 2 बोतलें यूज करती हो, और वो जो अजान हो रही है तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं रुकती हूँ। फिनाइल की तुम इतनी सारी 2 बोतलें इस्तेमाल करती हो, लेकिन जो हार्पिक है वो इतना सा छोटी बोतल जो है पूरे महीने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल होगा, और ये जो है आपका बजट बजट सेविंग के लिए भी आपके लिए अच्छा है। तो उन्होंने इस तरह करके लोगों को अवेयर किया, और उसमें हार्पिक में लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोडक्ट लाना, और फिर उसी इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए उनके अंदर ये ख्वाहिश और ये जरूरत पैदा करना कि आपको इसकी जरूरत है और आपने इसे खरीदना है, ये आपके फायदे के लिए है। ये इश्तेहार में होना लाजमी है। 2 मिनट के लिए चुप कर जाते हैं, अजान हो रही है। आवाज़ on the लिखे ले रहे हो ज़्यादा का जोड़ दे मम्मा हम चर्चा ला बोले देना ते मुंग कोई का गाने राधी सर दड़बे वाला कहना दाव ठप कर दी मैंने बेनोड़ा देखियो अव्वल वो इधर इंडिया वाला रागाली नरे टुकती बिल्कुल पदे मुआरा ही आगा तरह मंडई डारी सर बारना दे स्टोर सर आगा सर दी वादोड़ी ननागा ननोड़ा माला तो आगा नमा परोदा काता किरबनी शल देश जाने उड़ी दी टोलो इज मुआरिया खुलू हो गया इसके समझे मुआरी उनका अब सर बाने मसाज की ना सर बाने शेड्यूल बाने रोल मसाज के दा तरीका सर बाने पे ना सर बाने कैसा सर ने लाओ शेड्यूल बाने रोल मसाज बके दे बस ना दा प्रीदु कने आवा हो बेटा दे प्रीदा बस अगर तल तरीका वेले दा तरीका दा बस आ तरीका दा टोल गया भाई ओए तो ताला पड़ती का तारो गोरा कना का शे का करे तारा ना बखीलो जो से कम होता तो मां का तारा फल अच्छा, थोड़े आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन एंड लेआउट। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि विजुअलाइजेशन ये वो वाली नहीं है जो हम विजुअल फॉर्म में कुछ देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर, ये वो चीज नहीं है। विजुअलाइजेशन जो है आप के माइंड में कोई आइडिया आया, उस आइडिया की एक तस्वीर बनी, आपने अपने ही जहन में वो सारा एक स्केच बना लिया कि ये चीज ऐसे होगी, यूं होगा। इसको इस तरह से अगर आप कोई ब्रोशर या कोई पम्फलेट आपने डिजाइन करना है तो आपके माइंड में आ गया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी उसकी मेरे प्रोडक्ट की तस्वीर एक साइड पे होनी चाहिए, कलरफुल सी फुल ब्राइट कलर्स के साथ होनी चाहिए, और उसके ऊपर इस तरह से स्लोगन लिखा होना चाहिए। आपने एक पूरा उसके बारे में जो है अपने माइंड में एक आइडिया बना लेते हैं, आप स्केच कर लेते हैं, और जो आगे
इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर असल में आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना ज्यादा वो जो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी थी, वो जो आपके सामने बन के आ रही है, उससे ज्यादा मैच करे। अक्सर आप लोग क्लासेस, आप में से जो लोग पढ़ाते हैं, अगर कोई पढ़ाता है तो आप जब अपना लेक्चर देने जा रहे होते हैं, तो लेक्चर देने से पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेक्चर 1-2 घंटे पहले, तो डेफिनेटली आप एक स्केच अपने माइंड में बना रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये देना है और इसके साथ हमने ये एग्जांपल देनी है और ये एग्जांपल देनी है। कुछ चीजें जो है ऑन द स्पॉट आपके माइंड में आ जाती हैं। इश्तिहार में भी ऐसा होता है कि एक आपने पहले पूरा स्केच अपने माइंड में बना लिया होता है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जा रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट आपके जहन में आ रही होती हैं। वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि आपके सामने सारा काम हो रहा होता है, तो एक से दूसरी चीज जो है, जिसे हम कहते हैं एक बात से दूसरी बात निकलती है, उसी तरह एक से दूसरा ख्याल आपके जहन में आता है और आपके जहन में ये चीज आती है कि अगर ये उसके साथ शामिल कर दिया जाए उसके अंदर, तो हमारी जो चीज है, ये हमारा इश्तिहार है, वो मजीद अच्छा हो जाएगा। इवन के आप अपने ख्यालात में क्या करते हैं कि अपने ख्यालात में उस चीज को अपने पुराने आइडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसको उसके साथ भी इमेजिन करते हैं। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या है? आपकी एक इमेजिनेशन है जो आप किसी भी आपने कोई चीज बनाई है तो उसको लेके आप तैयार करते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट ये होता है कि वही जो आपका एक आइडिया है वो तैयार होके जो है एक कागज की शक्ल में जब आपके सामने आया है, तो अब आप उसे देख रहे होते हैं कि क्या ये बिल्कुल उसी तरह से है या नहीं है। अब लेआउट में डिफरेंट चीजें होती हैं। आपने इश्तिहार में देखा होगा कि फॉन्ट साइजेस अक्सर जो है जल्दी में लोग जब अपना कोई इश्तिहार बना रहे होते हैं तो उसको पढ़ते नहीं है दोबारा। अब जब वो पढ़ते नहीं है दोबारा तो अक्सर आपने देखा होगा कि अल्फाज की जो है वो हेर फेर हुई हुई होती है, जो है प्रॉपर एंडिंग नहीं हो रही होती है, एंडिंग में डैश या फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ होता है। इस तरह की डिफरेंट छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। फॉन्ट साइज बहुत मैटर कर रहा होता है, कहीं पे एकदम से फॉन्ट बड़ा हो जाता है, कहीं पे छोटा हो जाता है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में उसमें ये किया जाता है कि कहीं पे एकदम से कैपिटल लेटर आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये लेआउट के अंदर चेक की जाती हैं। और अक्सर जो लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स जो हैं बेसिकली अगर आप कोई इश्तिहार निकालने जा रहे हैं तो आप पहले 1 से 2 कॉपीज उसकी सैंपल के तौर पे निकालें और उसको रीचेक करें। जहां जहां पे आपको मिस्टेक्स नजर आ रही हैं आप उसको हाईलाइट करें और दोबारा से एडिट उसको करने के बाद प्रिंटिंग के लिए दें। और अच्छा, एक चीज और भी होती है, समटाइम प्रिंट करते हुए भी कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो सेकंड ट्रायल आप जरूर वो करें कि उन्हें जब आप एडिट करके दें तो उनसे कहें कि आप मुझे एक और ट्रायल दें। तो जब वो आपके पास दूसरा ट्रायल आए तो आप उसमें देखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो लिख के दिया होता है वो बिल्कुल सही, उसको सही आपने काट छांट करके सब कुछ सही करके दिया है, लेकिन प्रिंटिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि समटाइम इंक उस जगह पर नहीं लगती जहाँ पे वो वर्ड लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर इंक नहीं लगती, और जब इंक नहीं लगती तो उसका इमेज जो है वो पेपर पर नहीं आता है। और इस तरह बहुत से मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती होती हैं। तो पहले आप 1 से 2 ट्रायल ले लें जब आप प्रिंटिंग में दे रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर ज्यादा तादाद में, जिस लाखों की तादाद में लोग अपने पम्फलेट्स और ब्रोशर्स वगैरह निकालते हैं, तो उसके बाद तब निकलवाएं। अच्छा, हमारे पास प्रिंटिंग की फॉर्म्स हैं। आप लोगों का कोई सब्जेक्ट सेपरेट है प्रिंटिंग से रिलेटेड है तो बताएं। नहीं है। नहीं, प्रिंट मीडिया की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं प्रिंटिंग ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाली प्रिंटिंग होती है उसकी बात कर रही हूँ। नहीं है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे होते हैं हमारे पास एक प्रॉपर सेपरेट सेक्शन होता है प्रिंटिंग के हवाले से। उसके अंदर हम प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुई, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन कहाँ बनी, सारी हिस्ट्री वगैरह, और ये पूरा प्रिंटिंग का एक सेपरेट हमारे पास सब्जेक्ट होता है। और उसके अंदर हम प्रॉपर स्टूडेंट्स को जो है वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस होती है हम उसका विजिट भी कराते हैं। उनके पास अभी तक वो पुरानी जो हम टूल्स यूज किया करते थे प्रिंटिंग के लिए वो भी मौजूद हैं।
और जो अब रिसेंट वो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी होते हैं, तो वो उसके ऊपर फर्दर ब्रीफ भी करते हैं सब चीजें, तो उसके अंदर हम लोग करते हैं। लेकिन अब आप लोगों के पास वो चीज नहीं है। हाँ, जब प्रिंटिंग में हम जाते हैं तो हमारे पास टाइम टू टाइम डिफरेंट ऐसे तरीके कार आते गए, फिर ऐसा ऐसा हम उसके अंदर चले गए। सबसे पुराना जो था, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, सबसे पुराना जो था वो ऑफसेट लिथोग्राफी था। पता है आपको इनके बारे में? ये नाम सुने हुए हैं आपने? कहीं पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं? नो, यस, नो, यस। लिथोग्राफी सुना है? नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, यस, नो, यस। अच्छा, 50-50 वाली रेसिपी चल रही है। सबसे पुराना जो है लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी क्या होती थी कि एक बड़ा सा पत्थर होता था, और वो पत्थर एक हर पत्थर नहीं के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, वो एक खास किस्म का पत्थर होता था, और उसके ऊपर जो इंक लगाई जाती थी वो भी बहुत स्पेशल किस्म की होती थी। अब उस पत्थर के ऊपर जो है वो लफ्जों को क्या कहते हैं, उसे खुदाई टाइप आप कह देंगे, खोदे जाते थे, और उसके बाद उसके ऊपर जब इंक लगाई जाती थी तो वो ऑयल बेस्ड इंक होती थी। जब वो ऑयल बेस्ड इंक होने की वजह से जो पत्थर है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करता था, और उसका ये एक होता था कि अगर फिर उसके ऊपर वो टिकी रहती थी, ये है कि उसको पत्थर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जब आप उसको पेपर के ऊपर उसका अक्स लेने आएंगे तो वो एज इट इज आपको उन वर्ड्स का अक्स जो है वो मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर पानी भी उसके ऊपर गिर जाए तो उसका ये होता था, क्योंकि ऑयल बेस्ड होती थी तो वो गुजर जाता था पानी उसके ऊपर से, उसके ऊपर टिकता नहीं था या कुछ बहाता नहीं था उसके ऊपर से। तो उसके ऊपर पेपर रख के और उसका अक्स जो है वो लिया जाता था, क्योंकि जिन वर्ड्स के ऊपर वो इंक लगी हुई होती थी वो जो वर्ड्स हैं वो पेपर के ऊपर छप जाते थे, और इस तरह से उसको प्रिंट किया जाता था। फिर हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग जो है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग बेसिकली कपड़े पर, ये ऑफसेट के बाद आई है, लिथोग्राफी के बाद स्क्रीन प्रिंटिंग आई। ये बेसिकली कपड़े पर इसका वो किया जाता है कि कपड़े के थ्रू। अच्छा, इसमें भी ना दो तरह की हुई। एक वो हुई जो प्रिंटिंग में प्रॉपर उसके सामने इसको हैंग किया जाता था, इसके ऊपर लिख के, कपड़े के ऊपर लिख के, या कोई डिजाइन या जो भी चीज बनानी होती थी। अक्सर आप लोगों ने, बल्कि अभी भी ये चीज है लेकिन प्रिंटिंग में नहीं है, ये वो लोग यूज करते हैं, आर्ट वाले लोग इसे यूज करते हैं। वो आपने देखी होंगी, अक्सर ड्रेसेस भी हैंड प्रिंटेड मिल रहे होते हैं, शर्ट भी हैंड प्रिंटेड मिल रही होती हैं, तो एग्जैक्टली ये वही चीज है। अच्छा, ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग है ना, बैनर वाली जो चीज है, काइंड ऑफ बैनर इसमें कहेंगे, लेकिन इसमें जो कपड़े पे लिखा जाता था उसको फिर डेफिनेटली हम लोग उतारते किसके ऊपर थे? कागज के ऊपर ही उतारते थे। उसका अक्स जो है वो कागज के ऊपर लिया जाता था। जो बैनर के ऊपर हम करते हैं तो बैनर के ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन हम उसका अक्स किसी और चीज पर नहीं उतार रहे होते, वो उसी के ऊपर ही रहता है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का ये था कि कपड़े के थ्रू होती थी, लेकिन आती उसके ऊपर थी, पेपर के ऊपर इसका अक्स आता था। लेटर प्रेस जो है, लेटर प्रेस अ काइंड ऑफ प्लेट आप कह लें, और प्लेट के ऊपर जो है मुझे सुनना है गड़बड़ा। अच्छा, टाइपोग्राफी और जो हमारे पास है लेटर प्रेस है। लेटर प्रेस ये हो गया कि एक प्लेट टाइप की कोई चीज होती थी, जिसमें पहले, अगर आप में से किसी को पता होगा तो पहले शुरू में प्लेट्स यूज होती थी, देन प्लेट से हम सिलेंडर के ऊपर गए।
तो जो प्लेट्स होती थी उनके ऊपर जो अल्फाज होते थे वो ऐसे उभरे हुए होते थे। आप में से 90s वाले लोग कौन से हैं? जो 90s वाले लोग होंगे उनको ये चीज समझ आ जाएगी। आप लोगों के पास एक आता था, एक जेली में एक फुट आया करता था जिसमें ABCD वाले वर्ड्स होते थे, और वो उसमें जो जेलीज में बने हुए होते थे अल्फाबेट्स वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते थे। जो 90s वाले यहाँ पे अगर कोई मौजूद है तो उनको वो चीज याद होगी। तो उसी तरह से प्लेट के ऊपर भी वो जो लफ्ज हैं वो ऊपर उभरे हुए होते थे, और जब उसके ऊपर इंक लगती थी और फिर उसका जो अक्स है वो मशीनों के थ्रू जो है वो पेपर पर लिया जा रहा होता था, तो उससे जो है हम लेटर प्रेस कहते हैं। देन हमारे पास एक टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या होती है? जिस तरह आपने देखा होगा जब आप मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं या अभी आप चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर रहे हैं, जी भी मिलता था, जी जी, आप मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं या यहाँ चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप एक लफ्ज बनाने के लिए बहुत से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो एक लफ्ज बनता है। अच्छा, लेटर प्रेस आपको समझ नहीं आया। देखिए, एक प्लेट होती है, एक प्लेट के ऊपर जो अल्फाज हैं वो उभरे हुए होते हैं, उभार की सूरत में होते हैं, कि जो मेन सरफेस है प्लेट का वो नीचे होता है, लेकिन उसके ऊपर जो अल्फाबेट्स हैं वो ऊपर वाली सतह पर होते हैं। तो जब उसके ऊपर इंक लगती है तो वो जो मेन ऊपर उभरे हुए अल्फाज हैं वो आपका प्रिंट देते हैं और पेपर के ऊपर आ जाता है। उसकी एग्जैक्टली स्टेम भी एक उसकी आपके पास है, और जो नीचे वाला सरफेस है वो प्लेन रह जाता है। अच्छा, स्टेम में हमारे पास ये होता है कि जब हम स्टेम्प लगाते हैं तो बीच वाली चीज तो आती है, लेकिन समटाइम जो है उसका जो साइड वाला सरफेस है, उसका बॉक्स है या वो सेंटर राउंड बनी हुई है, तो वो पूरे का पूरा उसके ऊपर छपता है। अक्सर वो थोड़ा लाइट फॉर्म में आता है लेकिन छपता है। लेकिन जो हम प्लेट्स पे जाते होते हैं तो वो नहीं छपता होता है, जो दाएं बाएं का होता है उसमें सिर्फ जो लफ्ज होते हैं वही छप रहे होते हैं। टाइपोग्राफी का मैं आपको बता रही थी कि टाइपोग्राफी होती है कि जिस तरह आप यहाँ पे कोई भी लफ्ज लिखने से पहले 3-4 अल्फाज जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और मैसेज टाइप करते हैं या कोई भी चीज टाइप करते हैं। जैसे अभी किसी ने मोटर कार लिखा तो मोटर लिखने के लिए उसे MOTOR लिखना पड़ेगा और तब वो जाके एक लफ्ज बनेगा। तो टाइपोग्राफी मोस्टली जो है, इसकी सबसे आसान मिसाल ये आपके पास पहले पुराने दौर में जो है टाइपराइटर हुआ करते थे और ये उसी से ही टाइपोग्राफी ली गई है कि टाइपराइटर के थ्रू जो है उसको एडिट करके निकाला जाता था। टाइपराइटर भी है लेकिन अब ज्यादातर कंप्यूटर ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये टाइपोग्राफी बेसिकली वही होती थी जो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट स्टाइल्स में आपके पास आती थी। अब आप लोगों के पास सेपरेट इसका सब्जेक्ट नहीं है, वरना वहाँ पे बहुत अगर सेपरेट सब्जेक्ट हो तो उसके अंदर बहुत डिटेल में प्रिंटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है और इसके एक अलग ही जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसको पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, राइटिंग कमर्शियल स्लोगन्स होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा जब आप मार्केट जाते होंगे तो खास तौर पे अगर कोई फ्राइडे वाले दिन या संडे वाले दिन जुम्मा बाजार या इतवार बाजार जाता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग कोई चीज बेच रहे होते हैं तो बहुत कैची कैची स्लोगन्स जो हैं वो लगा रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही स्लोगन जो है हम इश्तिहारात में हम उसकी बात करते हैं। तो जब आप कोई भी स्लोगन राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं अपने इश्तिहार के लिए, तो वो किस तरह का होना चाहिए। उसकी कुछ गुड स्लोगन्स के कुछ एलिमेंट होते हैं कि एक तो शॉर्ट एंड क्रिस्पी होता है, 1-2 जुमलों में वो होता है, और क्रिस्पी होता है, शॉर्ट होता है, डेफिनेटली वो लोगों का इंटरेस्ट जो है अपनी तरफ। तो अब क्या करूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप पहले लेती रही हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, शॉर्ट एंड क्रिस्पी होता है, एक ही जुमले के अंदर होता है, 2-3 अल्फाज के साथ होता है। आपको सबसे बेहतरीन मिसाल में वो बाजार वाली जो दे रही हूँ कि आप बाजार में देखें कि वहाँ पे बहुत से स्लोगन्स जो हैं आपको सुनाई देते हैं। हर दुकानदार अपना अपना जो स्लोगन है वो जुम्मा बाजार में या इतवार बाजार में लगा रहे होते हैं।
अक्सर जो है इसमें जब हम इश्तिहार की सूरत में आते हैं तो स्लोगन के साथ साथ आप जो है प्रोडक्ट नेम जो है वो लाजमी उसके अंदर देना चाहिए। पता चले कि हम उसकी खसूसियात भी लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट का हमने नेम नहीं दिया। तो प्रोडक्ट नेम जरूर होता है। और इसके अलावा एक चीज और भी होती है, बिल्कुल नीचे जाके एक बारीक सी लाइन होती है जिसके ऊपर एड्रेस वगैरह के, हमारी यहाँ पे फैक्ट्री है, हमारा यहाँ पे ऑफिस है, वो सारी डिटेल्स भी दी हुई होती हैं। तो एक हाँ, इश्तिहार में जो है जो गुड स्लोगन एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास शॉर्ट एंड क्रिस्प भी है, और प्रोडक्ट नेम जो है वो लाजमी नेम एंड एड्रेस होना चाहिए है। एडवर्टाइजिंग अपील जो है वो हमारे पास क्या है, क्या आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर? अपील बेसिकली क्या होती है कि अपील इन अदर वर्ड्स आपका स्लोगन ही होता है, या आप जो बात कहने जा रहे होते हैं इन अदर वर्ड्स वही चीज होती है कि आप जो है एडवर्टाइजिंग अपील कर रहे हैं। आप वो अपील आपने किस तरह से करनी है यह आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है, और आपकी उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की प्रोडक्ट है। आप उसको गोल्स को, आप अपने प्रोडक्ट के गोल्स को देखते हुए उसकी प्रमोशन के लिए कोई ना कोई आप अपील जो है उसके साथ लगा रहे होते हैं। इसमें एक चीज अपील में इसकी एग्जांपल आपको ये देती हूँ। कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि पेप्सी ने ये किया था और टेलीनॉर ने ये किया था कि वो अपना कोई एडवर्टीजमेंट निकाल देते थे तो उसके साथ जो है एक लगा देते थे कि इस तरह से करने से इतने लोगों का फायदा होगा या ये होगा वो होगा, काइंड ऑफ अपील। अपील में भी वो आता है तो देखिए आप, हम अपील कर रहे हैं आवाम से कि अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसमें से इतना हिस्सा जो है वो गरीबों की मदद के लिए या उस इलाके, किसी इलाके का आप उसमें नाम मेंशन कर देंगे, उनके लिए होगा। और मोस्टली जो इसके अंदर हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो जज्बात का किया जाता है। जितना इमोशनली आप कोई मैसेज या कोई अपील देंगे वो उतना ही आपकी आवाम यहाँ पे असरअंदाज होगी। मैजिक बुलेट थ्योरी की एग्जांपल आपके सामने है। मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? मैजिक बुलेट थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है आप लोगों ने? आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी है? आप लोगों ने थ्योरीज ही नहीं पढ़ी है, मास कम्युनिकेशन की बेसिक थ्योरीज ही नहीं पढ़ी है। आपके पास किसी सब्जेक्ट के अंदर थ्योरीज नहीं आ रही हैं। अल्लाह, तुम लोग मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, एमएससी मास कॉम करने जा रहे हो, तुम लोगों ने थ्योरीज ही नहीं पढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो थ्योरी सारी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट होगा या कुछ इस तरह से, तो उसके अंदर थ्योरीज वहीं से ही शुरू होती है, ये तो इब्तिदा होती है। चलें खैर, मैजिक बुलेट थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आमतौर पर मैजिक बुलेट थ्योरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपकी बात या आप जो खबर दे रहे हैं वो
خو زمونږ دپاره دا پوسیبل نه وه چې مونږ به ټولو سره رابطه کړې وي او هغې مونږ په کال اخیستې وي او همدغه شان په دغه کسانو کې مونږ یو څو کسان سره کړل او هغې سره مونږ رابطه وکړله. راځئ چې وګورو چې دا خلک زمونږ د دې کار باره کې څه خیال لري. خو د دې نه مخکې چې په نننۍ ویډیو کې مونږ دغه کسان The music is ready. This song is especially dedicated to you. Cue. ओके मेरा ये यहाँ से कुछ हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया था ये कम्प्लीटली. अच्छा, तो मैं आपको मैजिक बुलेट थ्योरी के बारे में बता रही थी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप जब पिस्टल से या गन से आप फायर करते हो और आपने जो निशाना लगाया हुआ है वो एग्जैक्ट जो है उसी निशाने पे जाके वो बुलेट लगती है. अब बंदा अगर ना भी मरे तो उसका असर तो जरूर होता है ना, वो आपको जख्मी तो कर ही देती है. तो आपकी खबर या आपका जो स्लोगन है या आपका इश्तिहार है, जो भी आप चीज वो कर रहे हैं, अगर आपने अपनी गन से जज्बात का बुलेट फायर किया है तो वो सीधा आपने निशाना दिल का लगाया है और वो जज्बात को जाके उसने हिट किया है और वो सीधा दिल पे लगी है बात. और अगर आपने दिमाग का किया है तो सीधा वो दिमाग पे जाके लगनी चाहिए आपकी बात. तो आपकी बात इतनी साफ और तेज होनी चाहिए है कि अगले, और लॉजिकल होनी चाहिए. सबसे बड़ी बात है लॉजिकल होनी चाहिए कि अगर आप उसको इमोशनल एलिमेंट यूज करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो वो इतना स्ट्रांग आपका इमोशनल मैसेज होना चाहिए कि लोग जज्बाती हो जाएं और कहें कि नहीं वाकई ये सही है. इवन के जो एरियल ने निकाला था कि हम इतना जो है पोर्शन है फलां बच्चों के लिए वो करेंगे, तो इवन के मैं घर में एरियल यूज नहीं करती हूँ, हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं. लेकिन मैं भी एक बार एरियल उस वजह से लेके आई थी कि इसका इतना पोर्शन जो है वो बच्चों की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं भी लेके आई थी. तो आपका जो मैसेज है इतना जज्बाती होना चाहिए. और जहाँ तक दिमाग की बात है, दिमाग के लिए मोस्टली जो है आप ये देखें कि आपके पास जो वो वाली एड्स आती हैं, आपको शायद कल या परसों भी मैंने मिसाल दी थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आती हैं या जो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट, जैसे अभी हार्पिक की बात की कि छोटी सी बोतल पूरा महीना चल जाए, तो ये वो दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं कि देखें छोटी सी बोतल है लेकिन वो इतना थिक है कि आप उसके अंदर पूरा महीना आप उसके अंदर चला लेते हैं, जहां आप 2-2 बोतलें यूज कर रहे होते हैं. अब वो देखें आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं कि देखें आप यूं करके आप बचत कर रहे हैं, आप ऐसे करेंगे आप पैसे बचाएंगे. आपके सामने ये नेशनल फूड्स वाले जो क्या करते हैं, एक बड़े डब्बे में 2 बिरयानी के पैकेट होते हैं. ये क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं कि देखें कि एक बॉक्स के अंदर 2 पैकेट हैं और इसमें आपको इतने रुपए की बचत हो रही है. अब ये कोई नहीं गौर करता कि वो जो पैकेट निकलते हैं उसके अंदर क्वांटिटी कम होती है. ये चीज कोई भी नहीं देखता. एक के साथ एक फ्री, रमजान में भी ऑफर आ रही होती है, वो बॉटल्स वाली ऑफर आ रही होती है, इस तरह की बहुत सी ऑफर्स आ रही होती हैं. तो बेसिकली वो आपके दिल और दिमाग दोनों के साथ खेल रहे होते हैं. अच्छा, कुछ जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही होती हैं मार्केट में, और स्पेशली तब आ रही होती हैं कि जब कोई एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो और उसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग जगह बनाई हुई हो लोगों के बीच में.
उस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है कोई भी प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी करने में। अगर आप उसी किस्म की कोई चीज लेके आ रहे हैं तो अब आप उसकी मार्केट कैसे काटें, ये जो कंपटीशन होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास नेशनल फूड्स था, नेशनल के मसाले थे, उसके बाद हमारे पास शान आया, लेकिन शान ने चाहे जितनी दमदार एडवर्टीजमेंट दी, अभी वो जो रिसेंट थी वो थी बहनोई सेलेक्ट करने वाली थी, और इस किस्म की जितनी भी आई हैं, लेकिन अगर देखा जाए आप मार्केट में अगर जाके देखें, शान के मुकाबले में नेशनल जो है अभी भी एज पर है, नेशनल अभी भी फेवरेट है। तो ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऐसी क्या चीज की जाए, ऐसी क्या यूनिक चीज की जाए जो वो पहले से जो मौजूद है, इस चीज मौजूद है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, तो उनका ट्रस्ट जो है, उनका इंटरेस्ट जो है वहां से खींच के अपनी तरफ लेकर आया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, चीजें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। अगर आप ये देखें कि ये वाला जो एड शान ने निकाला है, ये बेसिकली अब आप ये देखें कि जो नेशनल के निकले थे एड्स इस किस्म के, जो कोई जिसमें वो ड्रामाई टच और कोई फैमिली टच और कुछ इस तरह का उन्होंने दिया, वो जो चाइनीज लड़की अस्सलाम वालेकुम वो पड़ोसियों के लिए वो बिरयानी बना के लाई, अब इन्होंने उसको देखते हुए कुछ किया कि जब देखा कि वो बहुत हिट हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है, तो इन्होंने भी उसको देखते हुए वो किया। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, आप नेशनल की मार्केट शान नहीं तोड़ सका है। तो ये चीज जो है मुबास चीमा साहब आपको पसंद आए होंगे, यकीनन आप घर में खाना बनाते होंगे, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने लगे हैं, आपका पिछला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट में आपकी ब्रेक 10 मिनट्स की रख लेते हैं, और उसके बाद इस वक्त 1:20 हो रहे हैं या 1:25 हो रहे हैं, 1:25 हो रहे हैं, और 1:35 पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आज के दिन में खत्म नहीं होगा, ये कल तक ही आपका चैप्टर जाएगा। तो 10 मिनट्स की हम, अच्छा आपके पास 1:30 हो रहे हैं, तो 1:40 पे हम फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 10 मिनट्स की लेंगे, 15 मिनट्स की ब्रेक नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी है कि हमने आप लोगों को लाजमी ब्रेक भी देनी होती है। हमें ये बताया गया है कि आपने लाजमी ब्रेक देनी है। देखें आरिफ साहब, अब आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें हमसे पूछने लगे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त आप देखें 75 लोग यहाँ पे, बल्कि 76, मुझसे में 76 लोग मौजूद हैं, तो आप उनसे इस तरह पर्सनल बातें मत पूछें। अच्छा, अगर मैंने कल नहीं दी थी, क्योंकि आप ये देखेंगे जुम्मे वाले दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला था, आप वो भूल गए हैं? कल मैंने नहीं दी, वो आपको याद है? जो जुम्मे वाले दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, वो आप भूल गए हैं सब? मोहम्मद सिद्दीक साहब, आज 8वां दिन हो गया है और पीछे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और आप लोग अभी तक, आप लोगों को अटेंडेंस का मामला जो है वो क्लियर नहीं हो सका। मैंने पहले दिन पढ़ाने से पहले अटेंडेंस का मसला ही क्लियर किया था। आज 8 दिन हो गए हैं, आप लोगों का मसला जो है वो बरकरार है। डिग्री का क्या स्कोप है? डिग्री का सबसे बड़ा स्कोप है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आप भी वकला की तरह अपनी बाइक की नंबर प्लेट पे सहाफ़ी लिख देंगे या जर्नलिस्ट लिख देंगे, और फिर आपके मजे ही मजे होंगे। ये मजाक की हद तक बता रही हूँ, अदरवाइज डिग्री का बहुत स्कोप है अगर आपने फील्ड में जाना है तो। लेकिन
एक चीज ये है कि आपको बहुत ही सब्र के साथ आपको काम करना होता है। सब्र के साथ इस तरह से आपको काम करना होता है कि जब आप कोई भी फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई मीडिया हाउस ज्वाइन किया है, स्टार्ट में आप एज इंटर्न नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल आप 2 महीने की भी इंटर्नशिप की है और अगर आपने उसके अंदर इतना अच्छा काम कर लिया है तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको अपने साथ अपने ही ऑफिस में रख लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी या कुछ इस तरह से होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बहुत टाइम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपके सैलरी वाला सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको अपनी पहली सैलरी बताऊं तो मेरी पहली सैलरी जो थी वो थी 2,500 रुपये। मैंने 2,500 पैसे शुरू किया था। तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत से रगड़े भी लगते हैं और आपको बहुत अरसे तक अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। हम मेरे बहुत से क्लास फेलोज जो इस्लामाबाद गए, उन्होंने जैसे ARY को ज्वाइन किया या किसी भी और चैनल को ज्वाइन किया है, तो 2-2 साल जो हैं वो अपने ही खर्चे पर जाते रहे हैं। और आमतौर पर वैसे भी जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि जब आपके आने का वक्त है, आपके जाने का वक्त नहीं होता है। तो वहाँ पर जो इस तरह से जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए तो समझे 24 आवर्स ही हैं। आप जितना वक्त जहाँ जिसके साथ भी लगा रहे हैं, जिस सेक्शन में लगा रहे हैं, वो आपका ही फायदा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप करें। लेकिन मैं वही कहूंगी कि जर्नलिज्म वही इंसान करे जो कि जिसने फील्ड में आना है। इसलिए जब हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हम उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने इसे करना क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो फील्ड में नहीं जाती हैं और उसका क्या होता है कि बस MA की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर किसी ने सिर्फ डिग्री के लिए इसे करना है तो हमारा यही मशवरा होता है कि वो कोई और सब्जेक्ट कर लें, ये प्रोफेशनल डिग्री ना करें। आरिफ अमीन साहब, सैलरी होती है कि आप ऐसे ना कहें, आप इतना भी बदनाम ना करें बेचारे हमारे शोबे को, ऐसी बात नहीं है। आप सारों को एक ही चक्की में ना पीसें, ऐसा नहीं होता है। हर सहाफी की सैलरी होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता है, आप किस सेक्शन पे काम कर रहे हैं उस पे बेस करता है। और उसके बाद अगर हम बाकी आप दूसरी वाली जो चीज आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो फिर एक अलग चीज है जिसको कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसे कह लें कि शॉर्टकट के तौर पे लोग उसे इख्तियार करते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी उसी रास्ते पर चलते हैं। मोहम्मद सिद्दीक किस वजह से मुझे अटेंडेंस पर कह रहे हैं, मैं कहाँ गए, दिखा गया। आप क्या जानना चाह रहे हैं सिद्दीक साहब, पूरी बात लिखें और एक ही मैसेज में लिखें, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग एक टाइम में बात कर रहे होते हैं तो मैसेजेस ऊपर कहीं चले जाते हैं। आप पूरी बात एक ही मैसेज में लिखिए प्लीज। रेडियो पे, हाँ जी बिल्कुल इंटर्नशिप होती है रेडियो पर। देखिए, आप शौक के तौर पर अब आप ये देखें कि अब एडवर्टाइजिंग में अब थ्योरीज हैं, थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन है, अब ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एक प्रॉपर जो है अलग से एक पूरा सब्जेक्ट है। आपके पास पता नहीं अब आएगा आगे या नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। अब ये प्रैक्टिकली जब तक आप जाके प्लेट, सिलेंडर्स, मशीन, कहाँ पे पेपर एडजस्ट किया जाता है, कहाँ से क्या चीज हो रही होती है, आप लोग नहीं देखें, आपको कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये देखें, आपका रिपोर्टिंग एलिमेंट, आप जो ये खबर कैसे बनाई जाती है, वो जब तक आप किसी उस्ताद के जेरे निगरानी क्लास में, जैसे हम लोग क्लास में खबर बनवाते होते हैं, हम सिचुएशंस देते हैं और उस सिचुएशन के ऊपर खबर बनवाते होते हैं, वो नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे हम रिपोर्टर के हम आपको असूल भी बता देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो वो आपका शौक अधूरा ही रह जाना है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं कर लेते हैं। अब रिपोर्टर किस तरह से जो है वो जाके
कवरेज करता होता है और फिर वो किस तरह से पैकेज बनाता होता है। और आजकल जो एक न्यू टर्म्स स्टार्ट हो गई है, पहले ऐसे होता था कि रिपोर्टर है, रिपोर्टर के साथ एक कैमरामैन जाएगा, अभी भी जाते हैं पाकिस्तान में, अभी वो वाला उस लेवल पे हम लोगों ने स्टार्ट नहीं है अभी तक लिया है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये न्यू ट्रेंड आ चुका है कि एक सहाफी कैमरामैन होगा, वही एडिटर होगा, वही सारा कुछ होगा, जो एक रिपोर्टर जा रहा है वही सारा काम करेगा। लेकिन अभी हमने पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं देखा है, आप रिपोर्टर्स के साथ अक्सर जा रहे होते हैं कैमरामैन। मोहम्मद सिद्दीक साहब कहाँ चले गए जिन्होंने अपना कोई मसला बताना था। देखिए छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और मैंने शायद आपकी मेरी मजबूरी है कि मेरे बड़े भाई की कुछ दिन पहले डेथ हुई है। अच्छा मेरी बाकी दिन की अटेंडेंस था, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगा सकती हूँ सिद्दीक साहब। आपकी अटेंडेंस का जो मसला है वो इस तरह से है कि जैसे ही आप इस क्लासरूम में एंटर होते हैं, सिस्टम आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट कर लेता है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे मुझसे इवन कि मेरी अटेंडेंस की सिस्टम ही लगाता है, तो मेरे हाथ में आपकी अटेंडेंस लगाना नहीं है। हाँ, आप अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें, आप उन्हें अपनी मजबूरी बताएं, वो या तो आपको जो नेक्स्ट बैच है उसके अंदर एडजस्ट करेंगे या फिर कुछ और इसका हल वो आपको बताएंगे। मेरे हाथ में नहीं है आपकी अटेंडेंस लगाना। एजाज साहब आपने क्या बात की है, ठहरे मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। आपकी बात भी कहीं ऊपर कहीं गुम हो गई है, ढूंढनी पड़ रही है आपने क्या बात कही है। वो कहीं बहुत ही ऊपर चली गई है आपकी बात, तो अगर आप दोबारा लिखते हैं तो। देखिए आमतौर पे आरिफ साहब आप बात ठीक करें, लेकिन देखिए आमतौर पर आप ये देखें हम जिस माशरे में रहते हैं ना, हमारी बचपन से एक जहन में डाला गया है और जैसे ही बच्चे ने एमए कर लिया है ना, उसके बाद माँ बाप भी कहते हैं चलो भाई अब बेटा तूने एमए कर लिया, चल अब काम पे लग, अब हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बचपन से ही वो माइंडसेट बनाया जाता है कि जी एमए कर लिया, 16 पढ़ ली और अब इसके बाद ये नौकरी पे लगे और कमाई करना शुरू करे, बस इससे ज्यादा हमने इसके ऊपर वो खर्च नहीं करना। हम लोग पढ़ाई जो है आमतौर पर नौकरी के लिए ही कर रहे होते हैं। तो जो आप लोग यहाँ पे जो शौक वाली बात करते हैं ना, प्रोफेशनल डिग्री में शौक को जब तक आप खुद प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, चले ठीक है आपने शौक की एडमिशन ले लिया, अब आप यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी इस तरह अब ओबी वैन है। अब ओबी वैन आपको पता है कि ओबी वैन जी किस तरह की, उसके अंदर सारा सिस्टम बना हुआ होता है जो इमरजेंसी में जहाँ पे भी कोई तकरीरें हो रही होती हैं या जलसे हो रहे होते हैं वो वहां से लाइव कवरेज के लिए काम आती है। लेकिन ओबी वैन अंदर से होती कैसे है, वो सारी जो चीजें हैं, जब तक आप खुद फेस टू फेस अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते हैं चीजों के बारे में, तो आपको नहीं समझ आ रही होती हैं। अब प्रॉपर स्टूडियोज बने हुए होते हैं, स्टूडियोज में एडिटिंग किस तरह से हो रही होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप उसको जब तक खुद से विजिट नहीं करते, खुद से चीजें देख नहीं रहे होते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप शौकिया ही सही, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली जरूर आप उस फील्ड में आए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के छोड़ दें।
अब मैं नहीं पूछता, चले जी आप ना पूछें। जी हमारे मुल्क में टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमारी जो ये पार्लियामेंट के नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं इनके लिए भी कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ये बीए वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म करें। इस तालीम के साथ साथ इनकी कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए पार्लियामेंट में आने के लिए। चलो जी हम शुरू करते हैं प्लानिंग एंड मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्लानिंग आ रही होती है कि हमने किस तरह से उसको प्लान करना है और वो किस तरह से आगे चलेगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा होता है वो है विजुअल सिमिलैरिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अक्सर आप ये देखें कि आपको अगर आपने एक बड़े चैनल पर भी अपना इश्तिहार चलाया है और एक छोटे चैनल पर भी चलाया है तो उसकी वो एक ही तरह का होना चाहिए, उसका विजुअल एक ही तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे कोई और चीज चल रही है क्योंकि वो एक बड़ा चैनल है, नेशनल लेवल का चैनल है, और अगर आप उसे रीजनल पर दे रहे हैं और इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो वहां पे कोई और विजुअल चले। विजुअल सिमिलैरिटी होनी चाहिए है, एक जैसा ही इश्तिहार चलना चाहिए। अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे बड़ी मैटर करती है,